तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का एनुअल वन शॉट करेंगे, यानी कि हम इसमें जो सारे हमारे 10 चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनुअल एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है, जो कि ईजी रहने वाले, एक टाइप की रिवीजन वीडियो रहने वाली है आपके लिए। ओके, और आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, उसमें सारे चैप्टर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डले हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी स्लाइड है उसमें पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है। ओके, तो आपको कोई और परिभाषा पता है तो आप उसको भी वहाँ पर डाल सकते हो। तो हम कॉमन परिभाषा देखते हैं। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है, यानी कि एजुकेशन का वह पार्ट है जिसमें हम स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, पोषण, चोट, शरीर व इसमें समाहित सभी ऑर्गन जैसे कि मस्तिष्क और ऑर्गन, आत्मा आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, टूर्नामेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम पोषण यानी कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, चोट लग गई उसके बारे में कैसे देखना है, अपने शरीर के बारे में यानी कि बॉडी टाइप क्या हम कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जो हमारे बॉडी के अंदर चीज़ें समाहित हैं, जैसे कि हमारा माइंड हो गया, ऑर्गन्स हो गए, किडनी, लीवर, हार्ट, ठीक है, हमारी आत्मा होगी, इन सब चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, अभी आप सारी चीज़ों का अध्ययन ना कर पाओ, लेकिन आप 12th तक जाते जाते इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लोगे। ओके, तो नेक्स्ट है जो खेलो इंडिया कार्यक्रम, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और फिट इंडिया कार्यक्रम आपको होमवर्क है। ठीक है, तो इसका कार्यक्रम का नाम था खेलो इंडिया, और इसका आरंभ युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने इसको आरंभ किया है। तो इसका लॉन्च वर्ष था 2018। ओके, जो कि न्यू दिल्ली 31 जनवरी से 8 फरवरी तक था। और इसका जो आयोजन होता है प्रतिवर्ष, और इसमें जो हमें सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, वह 5 से लेकर 8 लाख प्रति वर्ष तक मिलता है। और इसकी जो योजना थी ये पैन इंडिया थी, यानी कि ये पैन इंडिया था, कोई राज्य किसी विशेष राज्य के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंडिया के लिए, सारे बच्चों के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य और उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है, जो कि हमने सारी वीडियोज में देखा, सर्वांगीण विकास, यानी कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, और वो चाहे आपकी शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, जब हम सारी चीज़ों को डेवलप कर लेंगे उसी को सर्वांगीण विकास कह लेंगे। ओके, अब हम इसके उद्देश्य देखते हैं। आप वन बाय वन पढ़ोगे तो चीज़ें आसानी से आएंगी। ठीक है, ये नहीं कि एक ही बार में आप जान डाल दो टॉपिक के अंदर, ऐसा नहीं होता। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मानव का संपूर्ण विकास करना है। ओके, व्यक्ति को सर्वांगीण विकास प्राप्त करने के निम्न चरण होते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। पहले हमको वन बाय वन उन पे महारत हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उद्देश्य 5 टाइप के हैं इस बुक में। ओके, तो सबसे पहला है शारीरिक विकास, जिसमें हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। ठीक है, मसल हो गई, पूरी बॉडी की मसल हो गई। अब मानसिक में क्या, अपने मन को ट्रेन करते हैं। ठीक है, जैसे मेडिटेशन करना ताकि हमारा मन शांत रहे। ठीक है, मन को कल्पनाशील बनाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। भावनात्मक, हम इसमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं। आध्यात्मिक में हम अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं पर फोकस करते हैं। सामाजिक, जैसे हम कम्युनिकेशन वाली चीज़ होगी, जैसे कि आपको बातचीत करना सिखाया जाता है, जैसे आप हकलाते हो तो उसमें आपको सपोर्ट दिया जाता है, आपको कैसे टीम वर्क करना है, ठीक है, कैसे आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जब आप पाँचों पर एकदम महारत हासिल कर लोगे तो आपका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हमारे उद्देश्य हैं, इनको हम वन बाय वन अचीव करते हैं, और हमारा लास्ट जो मेन है सर्वांगीण विकास, वो अचीव हो जाता है। ओके, अब हम ओलंपिक है, ठीक है, ओलंपिक प्राचीन था, आधुनिक था, उसमें हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। क्या पता 5 मार्क या 3 मार्क में एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। ओके, तो प्राचीन में देखते हैं तो इसका आयोजन सिर्फ यूनान में होता था। ठीक है, यानी कि ये कहीं पर भी नहीं होता था, सिर्फ यूनान में, प्राचीन में। लेकिन अब दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है आधुनिक में। ठीक है, कभी टोक्यो में होता है, कभी पेरिस में होता है। ओके, और इसमें जो प्रतिभागी यानी कि जो पार्टिसिपेट करते थे वो सिर्फ यूनानी होते थे। यूनान में होगा, यूनानी ही करेंगे। लेकिन अब इसमें कोई भी देश का नागरिक प्रतिभागी हो सकता है। ओके, थर्ड है धार्मिक त्यौहार के रूप में इसे बनाया जाता था, लेकिन अब इसे वैश्विक शांति और वैश्विक बढ़ोतरी के, यानी कि जब हम ओलंपिक बनाते हैं तो बहुत सारे देश से, ठीक है, खिलाड़ी आते हैं, एथलीट आते हैं, वो अपने साथ उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हैंडशेक करते हैं, ठीक है, आपस में कम्पीट करते हैं, ठीक है, जो कि उनके अंदर एक स्पिरिट रहती है, तो क्या सारे कंट्री को मिलाती है। ठीक है, यानी कि शांति का संदेश देती है और वैश्विक बढ़ोतरी का संदेश देती है। और जो प्राचीन ओलंपिक था
वो 5 दिनों तक चलता था, लेकिन जो आधुनिक वाला है 16 दिनों तक इसका चलना है, ठीक है। और इसको भी हम 4 साल में एक बार करते थे, प्राचीन को भी। आधुनिक में भी हम 4 साल में एक बार हम इसको आयोजित करते हैं। अब हम पैरा ओलंपिक देखते हैं। तो ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें हम शारीरिक असमर्थ वाले एथलीट को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पैरा ओलंपिक है इसमें ये मल्टी स्पोर्ट्स, यानी कि कोई एक स्पोर्ट्स नहीं है, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो शारीरिक रूप से असमर्थ है वही व्यक्ति इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसका पहली बार आयोजन 1960 इटली के रोम में किया गया था। इसमें 23 देशों से 400 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, ठीक है। कभी कभार आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उसको आप एक बार अपडेट हो जाएगा, ओके। और हर 4 साल बाद में इसको भी आयोजित किया जाता है। 12 सितंबर 1989 को अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति जो है ये पूरा इसका देखा रेखा करती है, ठीक है। कैसे आयोजित करना है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, क्या रूल नियम, क्या चीज़ें करनी है, वो सब इसके ऊपर है। और इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को की गई थी, ओके। और अब हम ओलंपिक मूल्य देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है श्रेष्ठता, एक्सीलेंस जिसे कहते हैं, ठीक है। और सेकंड है आदर यानी कि रिस्पेक्ट। थर्ड है मित्रता जो कि ओलंपिक मूल्य है। आपको क्या श्रेष्ठता के पीछे भागना है, ना कि आपको किसी से कम्पीट करना है। आपको अपना श्रेष्ठ दो, ठीक है। आप अपना एक्सीलेंस दिखाओ, ठीक है। जो भी मिलेगा आप उसे लेके जाओ। सेकंड है आदर, रिस्पेक्ट, जो सबसे बड़ा मूल्य है, यानी कि ओलंपिक आपको रिस्पेक्ट करना सिखाता है। थर्ड है मित्रता, ठीक है। स्पोर्ट्स कैसा भी गया हो लेकिन आपको फ्रेंडशिप रखनी है। तो ये 3 चीज़ें क्या है? ओलंपिक मूल्य है। और भी इसको डिटेल में जानना तो वीडियो आपने देख ली होगी या तो आप देख सकते हो, लेकिन ये हम रिवीजन वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। अब हम ओलंपिक ध्वज देखते हैं। इस पे एमसीक्यू या केस स्टडी बन जाएगी, ठीक है। इस इमेज को ध्यान में रख के जाना। तो ओलंपिक ध्वज ये नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ रहता है, 4 वर्ड्स लिखे रहते हैं, CTS, अल्टीएस, फोर्टियस। कभी कभी टुगेदर हटा दिया जाता है जब पेपर में दिया जाता है, ठीक है। जिसका हिंदी में अनुवाद है तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ। इसको याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है कि CTS, अल्टीएस इनका हिंदी अनुवाद क्या होता है। हम जिसको पहली बार 1920, ठीक है, तब हमने इसको झंडे को फहराया था, ठीक है। 1913 में बैरन डी कॉर्बटेन द्वारा इसको सुझाया गया था, यानी कि इसको जो सुझाव मिला था, यानी कि इसको जिसने बनाया था उसका नाम था बैरन, ठीक, जो कि 1913 में दिया गया था। और ये टोक्यो ओलंपिक्स में इसका संशोधन किया गया था और टुगेदर शब्द जोड़ा गया था। पहले 3 ही शब्द थे, CTS, अल्टीएस, फोर्टियस, लेकिन 1900 नहीं, टोक्यो में जब ओलंपिक्स हुए थे तो उसमें टुगेदर शब्द को ऐड किया गया था, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके ऊपर आपको MCQ या केस स्टडी क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब हम नेक्स्ट योगा देखते हैं, हमारा चैप्टर। तो योगा शब्द की उत्पत्ति ही संस्कृत के युज शब्द से हुई है, ओके। आपको याद रख के जाना, ठीक है। युज शब्द से हुई है, युज, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना, ओके। और पतंजलि है, ठीक है, उनके अनुसार क्या है? वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही क्या है? योग है। यानी कि जो हमारी वृत्तियां हैं, ठीक है, हमारा जो चित्त है उसकी वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही क्या है? योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु पर स्थिर रखना क्या है? योग है। जैसे कि आप पढ़ने बैठे हो आज, ठीक है, आपने फ़ोन ले लिया, लैपटॉप रख लिया, अब आप वेब सीरीज़ देखने लगी, क्या है? ये भटकना है, आपका मन भटक गया। वही आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है, 5-6 घंटे पढ़ लिया आपने, अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो क्या एक तरीके का योग है, क्योंकि आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करो या मेडिटेशन करो तभी योग माना जाए। आप अपने काम को पूरे माइंड से कर रहे हो, ठीक है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहे, ये भी क्या है? योग है। और महर्षि वेद व्यास के अकॉर्डिंग योग क्या है? एक समाधि है, ओके। क्या है? समाधि। अब हम योग के महत्व देखते हैं, जो कि बहुत ही कैजुअल है, आपको ऐसे ही पता होगा, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। तो ये तनाव में कमी करता है, यानी कि जो भी डिप्रेशन होता है, एकाग्रता में वृद्धि करता है, श्वसन अंगों को शुद्ध करता है, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, उनको हेल्दी करता है। ये शरीर को आराम देता है और शरीर को अच्छा आकार देता है। अगर आपके शरीर में कितनी भी अकड़न है, टूटन है, कुछ भी है, अगर आप योगा करोगे तो आपकी बॉडी क्या है? फ्लेक्सिबल हो जाएगी और स्ट्रेंथ आएगी उसके अंदर। शरीर को अच्छा आकार देता है, विभिन्न बीमारियों को दूर करता है और मोटापा यानी कि ओबेसिटी कम करता है, यानी कि फैट कम करता है बॉडी से, ओके। स्वास्थ्य सुधारता है, मुद्रा ठीक रखता है, यानी कि जो हमारा पोस्चर है उसको भी ठीक करता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। कई लोग अब झुक के ऐसे बैठने लग गए हैं, यूँ सी कर्व बना देते हैं, ठीक है, जो कि हमारी स्पाइन 90 डिग्री होनी चाहिए ऐसे। तो क्या पोस्चर खराब करता है। जब हम योगा करते हैं तो हमारा पोस्चर अपने अकॉर्डिंग आता है। कई लोग कंधे झुका के चलते हैं, ठीक है, कई लोग को पेल्विक टिल्ट हो जाता है, ये सब क्या है? डीप पोस्चराइजेशन हो जाता है, ओके। अब नेक्स्ट हम शुद्धिकरण योगिक क्रिया देखेंगे।
तो सबसे पहली चीज़ है इसमें नेति। ठीक, नेति में हम क्या, अपनी नासिका है जो, ठीक है, जो हमारी नोस्ट्रिल्स है उसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, तो हम एक नोस्ट्रिल से अपना पानी डालेंगे और सेकंड से उसे बाहर निकालेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि जो नाक की छीद है उनकी सफाई होती है। ओके, सेकंड है धोती। हम धोती में क्या करते हैं, एक बड़ी सी प्लेन धोती यानी कि कपड़े की रहेगी धोती, जिसे हम साड़ी बोलते हैं। ठीक है, धोती को हमें एकदम अंदर लेके जाना है, फिर उसे आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकालना है, जिससे हमारी जो आहार नली ओसोफेगस वो क्लीन होती है। थर्ड है बस्ती। बस्ती क्या है, इक्विपमेंट आता है, ठीक है, जिसको हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमारे जहाँ से हम वेस्ट निकालते हैं, ठीक है, एनल से हमें इसको इनटेक करना पड़ता है। इसमें वाटर रहता है जो कि हमारे जाके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। फोर्थ है त्राटक। त्राटक सबसे ईजी होता है। आपको क्या करना है, 1 या आधा मीटर पर आपको अपने आई के डिस्टेंस पर, यानी कि उसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, उसके डिस्टेंस पर आपको एक मोमबत्ती या कोई भी दिया रख लेना है जिसमें रोशनी हो। ठीक है, नेचुरल, आपको उसको देखना है 15-20 मिनट तक, फिर आपकी आँख से पानी निकलने लग जाएगा। और जो हमारे पानी होती है, आँख का आंसू होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है कि आँख की सफाई के लिए। ओके, इसलिए पुराने लोग त्राटक करते थे आँख हेल्दी रखने के लिए। ओके, फिफ्थ है कपालभाति। हम इसमें अपनी पेट की मालिश करते हैं। ठीक है, अपने पेट को हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, वेव बना देते हैं। छठा है नौली। ओके, तो ये 6 शुद्धिकरण यौगिक प्रक्रियाएं हैं जो कि पूछी जा सकती हैं आपको एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम पर भी बनता है। तो प्राणायाम क्या है कि हमारी सांस लेने की तकनीक है। इसका अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमारी जो फेफड़े हैं अच्छे होते हैं। ठीक है, कई बार अस्थमा का भी दिक्कत जो होता है उसको भी दूर करने में सहायता मिलती है। तो इसको हम 3 स्टेजेस में करते हैं। तो सबसे पहले पूरक, आप सांस को अंदर ले लीजिए। सेकेंड है कुंभक, आप सांस को अंदर रोक के रखना। ठीक है, तो रेचक है लास्ट, जिसमें हम सांस को छोड़ते हैं। पहले हमको सांस को अंदर लेना है, पूरक हो गया, फिर उसको होल्ड करना है, कुंभक हो गया, फिर उसको रिलीज करना है, छोड़ देना, तो रेचक हो गया। ओके, तो ये प्राणायाम के 3 स्टेप्स हैं। अब हम योग तत्व देखते हैं। ठीक है, अष्टांग योग। योग का मुख्य उद्देश्य अपने मन पर नियंत्रण पाना होता है। ठीक है, कंट्रोल, अपने माइंड पर, अपने मन पर कंट्रोल करना ही योग का मुख्य उद्देश्य है। ये संभव भी होता है यदि व्यक्ति अष्टांग योग द्वारा 8 तत्वों का पालन करे, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा सुझावित है। अगर ये 8 पतंजलि ने जो दिया है चीज़ें, इसको अगर कोई भी फॉलो करेगा तो क्या अपने माइंड पर कंट्रोल पा लेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में किया। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर सब में डिटेल में डीप डाइव नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है विकलांगता की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो अक्षमता अर्थात क्षमता की कमी। जब किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता की कमी आ जाती है तो उसको अक्षमता कहते हैं। ओके, जैसे कि आप दोनों हाथ से क्या कर रहे हो, फोन देख रहे हो, वहीं आपका एक हाथ टूट गया, तो क्या आपकी जो क्षमता थी 2 हाथ से फोन चलाने की वो कम हो गई। ठीक है, इसीलिए इसको हम अक्षमता कहते हैं। जब क्षमता कम हो जाए तो उसे अक्षमता कहते हैं। तो इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इनमें से किसी प्रकार की समस्या से हो। ओके, जब हम चाहे बौद्धिक या मानसिक किसी भी रूप से जब हम असक्षम हो जाते हैं, उसी को ही विकलांगता कह दिया जाता है। ओके, जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को बाधित करता है, अक्षमता जन्मजात व दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। ठीक है, ये किसी को बाई बर्थ भी होती है, किसी एक्सीडेंट के माध्यम से भी आ सकती है। अक्षमता किसी व्यक्ति के जीवन काल में भी हो सकती है। ठीक है, ये पूरे लाइफ टाइम हो सकती है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अक्षमता वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपके दोनों पाँव हैं तो आप 1 किलोमीटर 5 मिनट में भाग लोगे। वहीं एक पाँव में थोड़ा डिफेक्ट आ गया तो आप क्या करोगे, तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 10 मिनट में जाओगे। ठीक है, क्या आपकी क्षमता में कमी आ गई। ओके, तो यह डिसेबिलिटी। अब हम डिसऑर्डर देखें। डिसेबिलिटी हमें बॉडी में होती है, डिसऑर्डर जो होता है माइंड में होता है, विकार जिसे कहते हैं। जैसे कि कोई साइकोपैथ हो गया। ठीक है, ये क्या है, विकार है। विकार के आमतौर पर मानसिक विकार से जोड़ा जाता है, यानी कि जो विकार है इसको माइंड से जोड़ा जाता है। विकार व्यक्ति के प्रदर्शन में, दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। ठीक है, जो विकार है ये हमारे दैनिक यानी कि डेली लाइफ स्टाइल में हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसको बाधित करता है। ठीक है, मेंटली कोई विकार शुरुआत में साधारण जैसा होता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बहुत घातक परिणाम ले लेता है। इसलिए हमें शुरू में कुछ मेंटली डिफेक्ट हो उसको दिखाना चाहिए। ओके, विकार कोई समय नहीं होता, ये व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है, यानी कि बुढ़ापा हो, जवानी हो या बच्चा हो, कभी भी ये आपको इफेक्ट कर सकता है। ओके, यदि विकार का सही समय पर पता नहीं चलता तो आगे चलकर ये अक्षमता में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको टाइमली हमें ट्रीट करना पड़ता है। अब हम किन कारणों से हमें अक्षमता होती है इसकी देख लेते हैं। तो ये संक्रामक रोग जैसे कि रेडिएशन हो जाती है। ठीक है, वंशानुगत यानी कि हमारे
पीढ़ी से मिले, वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, गलत टीकाकरण या गलत दवा का इस्तेमाल जिससे रिएक्शन में हो सकता है, कुपोषण के कारण भी होता है, युद्ध के कारण भी होता है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। आप इनमें से 4-5 पॉइंट लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर देना 2 लाइन में, हो गया खत्म, ओके। और बीमारी, जहर, नाभिक की दुर्घटना, ठीक है, जैसे कि चेरनोबिल हुआ था, आपको याद होगा, तो उसमें बहुत सारे लोग को क्षति पहुंची थी। नशीले पदार्थ तथा हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा की कमी, ये सब चीज़ें क्या है, अक्षमता फैलाती हैं, ठीक है। इंसान को अगर सही नॉलेज नहीं रहेगी तो अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है वाक चिकित्सक, जो कि इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो इसको हम यहीं पर कवर करेंगे। वाक मतलब क्या होता है, स्पीच, भाषण, ओके। तो वाक चिकित्सक एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल होता है, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल होता है। जो बच्चे कई तरह के मौखिक विकारों जैसे कि निगलने में परेशानी होती है उन्हें, या गामक कौशल होता है, भाषण समस्या होती है, या कोई भी भाषाई स्थिति होती है, भाषा में मदद करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको मुंह से रिलेटेड, इस वाक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो ये ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो कि आपको मदद करते हैं, चाहे आपको खाना खाने में दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत हो, हकला रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। कोई भी आपको गले से रिलेटेड या माउथ से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड दिक्कत है, तो मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि, ठीक है, ये हमारा 5th चैप्टर है, उसको देखते हैं। सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा एक अच्छा संतुलित जीवन में व्यतीत करता है, ठीक है। अगर आप एक अच्छा बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो तो आप क्या सुयोग हो, ओके। अब हम स्वास्थ्य देखते हैं, तो देहिक यानी कि उसको आप शारीरिक समझ लीजिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने और शरीर में कोई भी समस्या ना होना ही क्या है, स्वास्थ्य है। अगर आप अपनी बैलेंस लाइफ जी रहे हो तो सुयोग्यता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो या सामाजिक हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप एकदम प्रॉब्लम फ्री हो, तो क्या आप स्वस्थ हो, ठीक है, स्वस्थ हो एकदम। लास्ट है शारीरिक पुष्टि का अर्थ। एक साधारण व्यक्ति जब उसकी शारीरिक पुष्टि का अर्थ होता है कि उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, ओके। कोई एक व्यक्ति है, वो सुबह उठता है, अपना पूरा जो उसका 9 से 8 ड्यूटी होती है उसको खत्म करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास इतनी क्षमता है कि वो दोबारा किसी काम में कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो डबल शिफ्ट कर सकता है या कोई घर का काम कर सकता है, ठीक है, जो क्या दिखाता है कि उसके अंदर शारीरिक पुष्टि है, ठीक है, उसकी क्षमता खत्म नहीं हुई है, ठीक है। वहीं नॉर्मल लोग की खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यही है शारीरिक पुष्टि का अर्थ, यानी कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करके भी आपके अंदर क्षमता बच जाए, ओके। अब हम स्वास्थ्य कल्याण में पारंपरिक खेल तथा क्रीड़ा, क्षेत्रीय क्रीड़ा स्थल की भूमिका देखेंगे, यानी कि जो हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं, जो कि रीजनल खेल्स होते हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य को कल्याण करने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, ओके, और बौद्धिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, सांस्कृतिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, आर्थिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। आपको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सबका वर्ड पता रहना चाहिए। जब मैं शारीरिक बोलूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर बॉडी आ रही है, बौद्धिक बोलूँ तो इसके अंदर माइंड आ रहा है, सामाजिक बोल रहा हूँ तो इसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन आ रहा है मेनली, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, तभी आप फिजिकल एजुकेशन को और इंटरेस्टिंग बना पाओगे। अब नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम करेंगे यहीं पर। तो किसी भी रोग में होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित, यानी कि जिसके पास कोई भी प्रशिक्षण नहीं है, उसके द्वारा जो भी सीमित उपचार किया जाएगा उसे प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड कहेंगे। प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एड, ठीक है, यानी कि पहली जो चिकित्सा की जाती है, ठीक है। ये चाहे ये किसी डॉक्टर के माध्यम से नहीं की जाती, ठीक है, क्योंकि हर जगह डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते। जैसे कि आप बस में जा रहे हो, बस में भी क्या होती है, फर्स्ट एड किट होती है। वहीं आपका पाँव कुर्सी से लड़ गया, सर कुर्सी आपका हैंड ग्रिल से लड़ गया और खून बहने लग गया, तो आपको क्या सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा, ताकि आपका जो लॉस हुआ है उसको कम किया जा सके और आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और ब्लड लॉस कम हो सके, ठीक है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो जो भी नुकसान हुआ है, और यहाँ पर आपको जान लो इस पॉइंट पे नुकसान हुआ और यहाँ पर हॉस्पिटल है, ठीक है, इसके बीच की जो भी दूरी तय की जाएगी उसमें हम ये निश्चित करते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसको ज़्यादा लॉस ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, ठीक है, और जैसे कि ब्लड लॉस ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, ज़्यादा पैसा ना लगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कराते हैं, ओके। वहीं आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया, उसकी हड्डी उड्डी टूट गई, ठीक है, अब आप उसको बहुत 6-7 घंटे बाद लेके जा रहे हो तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है, उसमें पैसे भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर आप उसे शुरुआत में ही ले जाओ तो उसको डॉक्टर ईजिली हैंडल कर लेता है, ओके। तो क्या है, प्राथमिक चिकित्सा जो कि अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाती है, सबसे पहले दी जाने वाली शिक्षा, ओके। अब नेक्स्ट है शारीरिक पुष्टि के घटक, आपको याद रखने हैं, ठीक है, अपनी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। फिजिकल फिटनेस को
कौन सी चीज़ें निर्धारित करती हैं, ठीक है, घटक। ओके, तो सबसे पहला है शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, हमारे शारीरिक पुष्टि के घटक है। जैसे कि आप डंबल उठा रहे हो, ओके, ये क्या है, आपकी स्ट्रेंथ बताती है आप कितने केजी का डंबल उठा सकते हो। सेकंड है गति। थर्ड है सहन क्षमता। सहन क्षमता क्या है, इंड्योरेंस, जैसे कि आप प्लैंक कर रहे हो, प्लैंक क्या है, हमारी सहन क्षमता बताती है। फोर्थ है लचक, जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बताती है, जैसे कि आप कितना योगा कर सकते हो। ओके, ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पांचवी आप काट भी सकते हो तो चलेगा, लेकिन ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ टाइम के लिए इसे गांठ बांध कर रख लेना। नेक्स्ट है, हम मापन मूल्यांकन को देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो डिक्शनरी के अनुसार एक परीक्षण एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या समूह के कौशल, ज्ञान, अभिरुचि या योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई भी ग्रुप है या कोई भी इंडिविजुअल है, उसके अंदर कितना कौशल है, कितना उसके अंदर ज्ञान है, कितनी उसके अंदर अभिरुचि है और कितनी उसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी है, उसी का मूल्यांकन करने के लिए हम टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरे को सब आता है, सब पता है, तो आप क्या करोगे, चल एक टेस्ट दे दे, ठीक है। आपने 10 को एमसीक्यू डाल दिए, उससे पता चल जाएगा उसके अंदर कितना कौशल, ज्ञान, अभिरुचि, योग्यता है। वैसे कोई बोल रहा है कि मेरा स्टेमिना बहुत है, चल उसको बोल दोगे तो आप 10 किलोमीटर दौड़ लगा के, ठीक है, उसमें भी आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये है परीक्षण। सेकेंड है मीजरमेंट, जिसे हम मापन कहते हैं। बैरो के अनुसार माप मात्रात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक परीक्षण को प्रशासित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें हम क्या है, आंकड़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका वेट निकालना है, ठीक है, तो आप कांटे का यूज़ करोगे। हाइट निकालनी है तो आप इंची टेप का यूज़ करोगे। आप सारे आपके पास डेटा आ गया तो आप क्या करोगे, वीएमआई निकालोगे। वीएमआई क्या है, मीजरमेंट है। लास्ट एवोल्यूशन, जिसे मूल्यांकन कहते हैं। तो सफल बोर्ड के अनुसार ये मानकों के एक सेट द्वारा पूर्व निर्धारित मानदंडों का उपयोग करके किसी विषय की योग्यता, मूल्य और महत्व का एक व्यवस्थित निर्धारण है। ओके, तो हमने पहले ही देख लिया और इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो, और इजी मैंने आपको समझाया यहाँ पर। अब इसका महत्व, परीक्षण मापन मूल्यांकन खेलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये खिलाड़ी की क्षमता, ज्ञान, कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होती है कि भेदभाव करने में दिक्कत हो ना आए, ठीक है। बहुत लोग भेदभाव आप स्पोर्ट्स में होता है, जैसे कोई खिलाड़ी अच्छा है खेलने में, उसको तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जो नहीं अच्छा उसको नहीं देनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक को बैटिंग नहीं आती दूसरे को अच्छी आती है, आप दोनों को एक ही इक्वलिटी का पीपड़ी बजा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आपको टेस्ट, ये सारी चीज़ें जरूरी होती है आपको कैटेगराइज करने में, ठीक है, कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट हम वीएमआई इंडेक्स देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा ही पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका अपना वीएमआई पता होना चाहिए आपको। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, एक माप है, आपको मैंने पीछे बताया था, मेजरमेंट है, जो व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। बीएमआई की गणना करना बहुत ही आसान है, मैं आपको नीचे समझाता हूँ। तो उसका फॉर्मूला है वजन, और उसको डिवाइड कर देना है किलोग्राम से, यानी कि आपको अपना वेट निकालना है, ठीक है, किस में, केजी में होना चाहिए, ठीक है, किलोग्राम में। और आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए मीटर में, ठीक है। आप इंची में निकालो फिर मीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया, एक व्यक्ति है, उसका वजन है 70 किलो और उसकी हाइट है 1.70 मीटर, ठीक है। तो आपको पहले, सबसे पहले इसको स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने इसको सॉल्व किया तो 2.89 आ गया, ठीक है। फिर आपको 2.89 आ गया, अब आपको 70 जो किलो उसका वजन है उसको डिवाइड करना है 2.89 से, तो आपका बीएमआई आ गया 24.9। अब आपको रिजल्ट मिल गया। आपको आपको कैसे पता चलेगा फिट है अनफिट है, तो आपको एक चार्ट याद रखना है। तो ये चार्ट ये है, ठीक है। उसका क्या आया था 24.1, तो आप इसमें देखिए इसके अंदर लाई कर रहा है वो, नहीं इसके अंदर 24.1, ओके। तो क्या फिट कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। वहीं वो 18 से कम होता तो अंडर वेट आता, क्या बीएमआई कम होता, तो वहीं 18.5 से लेकर 25, लगभग 25 तक होता तो फिट होता। वहीं 25 से लेकर 30 तक होता तो ओवर वेट होता। 30 से प्लस होता तो मोटा होता, यानी कि ओबीज होता। और लास्ट जो सबसे बड़ी रेंज, इसमें तो ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है, 40 प्लस होता, सीवियर ओबेसिटी आ जाती है। कोई कोई लोग 50-60 प्लस चले जाते हैं, ओके। आपको रेंज याद रखनी है, कौन सा कुपोषण है, कौन सा फिट है, कौन सा ओवरवेट है और कौन सा ओबीज है। सारी कैटेगरी अंडरवेट, फिट, ओवरवेट, ओबिसिटी, ठीक है, और ओबिसिटी 1-2 टाइप बन जाते हैं, ठीक है। मेनली चार ही हैं ये। नेक्स्ट है कमर कूल्हे का अनुपात, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, शायद इससे क्वेश्चन बने, अगर बने तो आपको करना है। जैसे कि हमने वीएमआई करा, ठीक है, उसका भी क्या फॉर्मूला है, आप इसका भी एक फॉर्मूला है, कमर और कूल्हे का अनुपात, ओके। आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है और चार्ट याद रखना है, जो भी उस फॉर्मूले से हम सॉल्व करके निकालेंगे उसमें हमें इसे मिलान करना है, ठीक है। नेक्स्ट है त्वचा का तह माप,
ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है, स्किन फोल्ड कैलिपर का उपयोग त्वचा की तह की मोटाई का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये रहा कैलिपर, इसका यूज कर हम त्वचा की मोटाई नापते हैं। ठीक है, त्वचा की मोटाई नापते हैं ताकि हमें शरीर में जो बसा यानी कि जो फैट है उसकी कुल मात्रा का अनुमान लगाया जा सके। देखो नहीं, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर 10% बॉडी फैट है, 50% है, 10%, 2%, इतना बॉडी फैट है। तो कैसे पता चलता है? इसी के माध्यम से पता चलता है। त्वचा की तह की मोटाई का आकलन करने के लिए मानव शरीर में 9 स्थान होते हैं, यानी कि हर जगह हम इसका यूज नहीं कर सकते कैलिपर का। ये 9 प्लेसेस पर यूज होता है, जैसे कि हमारे चेस्ट पर हो सकता है, ठीक है, मिड ऑक्सिलरी में हो सकता है, एब्डोमिनल में हो सकता है, सुपरलेक में हो सकता है, थाइज में हो सकता है, मिडिल काल्फ यानी कि पिंडली जिसे कहते हैं, ठीक है, ट्राइसेप्स में हो सकता है, सबस्कैपुलर में हो सकता है। ये सारे 9 प्लेसेस हैं जहाँ पर हम इसका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। ओके, इसको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है स्किन फोल्ड कैलिपर। ओके, अब हम नेक्स्ट सोमेटो का प्रकार देखते हैं, जो कि हमारी बॉडी टाइप को डिफरेंट 3 टाइप में बांटता है। ठीक है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, इजी रहेगा। ओके, कोई भी इतना हार्ड चीज़ नहीं है, आपको बस गो थ्रू करना है। फर्स्ट है एक्टोमॉर्फ। ये क्या होता है? स्किन यानी कि पतले होते हैं, इनका जो फ्रेम यानी कि हड्डियों का ढांचा छोटा होता है, मसल मास जो होता है लीन होता है, जैसे कि यूएफसी में देखोगे उनका मसल मास बहुत लीन होता है। ये वेट जल्दी गेन नहीं कर पाते, यानी कि मेटाबॉलिज्म इनका फास्ट होता है। फ्लैट चेस्ट यानी कि जो सीना होता है एकदम फ्लैट होता है, और कंधे इनके छोटे होते हैं। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पॉइंट्स में याद करो, चीज़ें ईजिली आएंगी दिमाग में, यानी कि बड़े बड़े पैराग्राफ। आपको 2 पेज में एक पूरा फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर खत्म करना है। ओके, 20 पेज में पूरी बुक खत्म। सेकंड है मैसोमॉर्फ। ये एथलेटिक और रेक्टेंगुलर शेप होती है इनकी, और इनकी बॉडी हार्ड होती है, जो मसल्स हैं डिफाइंड होती हैं। ओके, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स हो गए, नेचुरली ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको मसल ईजिली गेन हो सकता है, और फैट भी ईजिली गेन हो जाता है। ठीक है, और इनके जो शोल्डर हैं वो ब्रॉड होते हैं, यानी कि चौड़े होते हैं। अब एंडोमॉर्फ, ये सॉफ्ट और राउंडी होते हैं, यानी कि राउंड होते हैं, और टिपिकल यानी कि शॉर्ट और स्टॉकी होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं हाइट में, और गेन ईजिली कर लेते हैं मसल को, और फैट भी ईजिली गेन कर लेते हैं। और इनको वजन घटाने में दिक्कत आती है, मेटाबॉलिज्म क्योंकि इनका लो होता है, और शोल्डर जो भी इनके लार्ज होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नीचे वर्कआउट लिखा गया, अगर आप कोई भी आपका बॉडी टाइप इससे आपको पता चल रहा है तो नीचे वर्कआउट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाने के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा शरीर क्रिया विज्ञान और रचना विज्ञान। तो व्यायाम और खेल में शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान का परिभाषा और महत्व देखेंगे। ठीक है, तो रचना विज्ञान तो शरीर संरचना और इसके विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी की संरचना स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर विभिन्न ऑर्गन्स अंग पार्ट्स हैं, उसका स्टडी करना शरीर रचना विज्ञान है। ओके, और शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विभिन्न अंगों और प्रणालियों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बारे में उसके पार्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड में क्या करते हैं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो भी क्रिया कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हमारी हड्डी ऊपर नीचे कैसे कर रही है, हम जब बाइसेप्स अपना ट्रेन करते हैं तो कैसे ऊपर नीचे जाता है, इसका काम, इसको कब पढ़ते हैं हम? शरीर क्रिया विज्ञान में। अब बाइसेप क्या है, वो कौन सी मसल है, वो कैसे बनी हुई है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये रचना विज्ञान में पढ़ सकते हैं। अब हम व्यायाम और खेल में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व देखते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसको हम कैसे महत्व यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इनका, व्यायाम यानी कि स्पोर्ट्स जिम में। ठीक है, व्यायाम आपको कोई भी चीज़ से आप उसको कंक्लूड यानी रेफर कर सकते हो। तो हम महत्व देखते हैं यानी कि इंपॉर्टेंस देखते हैं व्यायाम में इसका। तो स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में मदद करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करता है, प्रदर्शन नियमित मूल्यांकन में मदद करता है, व्यायाम और खेल में गति के चयन में सहायता करता है, खेल में शोध करने में मदद करता है, यानी कि रिसर्च करने में मदद करता है। ओके, अब हम कुछ हमारे बॉडी में हड्डियाँ होती हैं उनको देखना है। तो फ्लैट बोन कहाँ होती है? ए वाली। ओके, जो हमारी रीढ़ की होती है। और शॉर्ट बोन स्कोपॉइड। ओके, सिसमोइड बोन जो हमारी पैटेला होता है, जो हमारी कटोरी होती है घुटने पर। और इरेगुलर बोन जो कि हमारे यहाँ पर रीढ़ में पाई जाती है। ठीक है, जिसका नाम होता है थोरोइसिक। और ओके, और लॉन्ग बोन जो होती है ह्यूमेरस, वो हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, लॉन्ग बोन। अब हम हड्डियों का वर्गीकरण देख लेते हैं जो कि निम्नलिखित है। तो लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, चपटी हड्डी, तिलाकार हड्डी। तो लंबी हड्डी हमारी जांग में होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, और बाह की हड्डी होती है। ठीक है, छोटी हड्डी कौन सी होती है? जो हमारी उंगली और कान में पाई जाती है। उंगली और कान में कितनी हड्डी होती है आप बताइए, कान में कितनी हड्डी होती है आपको बताना कमेंट में। ओके,
चपटी हड्डी हमारी खोपड़ी में होती है और पसली भी होती है, ठीक है। आपकी खोपड़ी जो चपटी है, ठीक है। तिलाकार हड्डियाँ जो कि हमारे हथेलियों की हड्डियाँ होती हैं, आप अपनी हथेली को छुओगे तो उसमें तिल बने रहेंगे, ठीक है, चुभेंगे आपस में। सुचुरल सूचर हड्डियाँ, ठीक है, जैसे सूचर भी हुआ, सूचर कुछ भी बोल सकते हैं, और जो कि हमारी खोपड़ी की जोड़ों की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। हमारे माइंड की जो हमारी खोपड़ी है उसकी जॉइंट्स होते हैं। अब हमारी बॉडी के मूवेबल जॉइंट्स यानी कि जो मूव करते हैं, तो सबसे पहले हमारा नेक आ गया, जिसमें पाइवट जॉइंट होता है बिटवीन C1 एंड C2। ओके। अब हमारे कोहनी एल्बो, यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है एल्बो में। ओके। हमारी कलाई, कलाई में क्या होता है, सैडल जॉइंट होता है बिटवीन ट्रेपेजियम कार्पल बोन एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन में। और सबसे नीचे आ जाओ हमारे पैर में, ठीक है, जहाँ पर एडी रहती है, यहाँ पर प्लेन जॉइंट होता है बिटवीन टर्सल बोन्स। अब हमारे हाथ में हमने देख लिया। ओके। अब हमारे यहाँ पर आ जाइए पेल्विक्स में। यहाँ पर क्या होता है, हिप, हिप में यानी कि ओके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो कि हिप जॉइंट होता है। ओके। जो कि इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ओके। अब हम मांसपेशी का गुणधर्म देखते हैं। हमारी जो मांसपेशियाँ, ठीक है, मसल्स है, उसका गुणधर्म क्या है। तो मांसपेशियाँ जो है विभिन्न अंगों को क्या करती हैं, गति प्रदान करती हैं, ठीक है, गति। अब इसके हम गुणधर्म देखते हैं। संकुचन की क्षमता होती है इनके अंदर, और आराम की क्षमता होती है, ये रिलैक्स भी हो जाती हैं। पुनः संकुचन की क्षमता होती है, जैसे कि आपने अपना आपको अपना बाइसेप्स दिखाना है तो क्या करोगे, आप अपने मसल्स को संकुचित करोगे ताकि वो फूल जाएं। वहीं अपने हाथ को खोल दोगे तो क्या पुनः संकुचित हो जाएंगी, ठीक है। और उनके अंदर लचीलापन होता है, ताकत होती है, ठीक है। जो हमारी ताकत होती है हमारी मांसपेशियों में ही होती है, ठीक है। वो क्या होती है, उनके अंदर ताकत होती है, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो संकुचित हो जाती हैं और पुनः संकुचित हो जाती हैं, और आराम की भी क्षमता होती है, अपने आप को रिलैक्स कर लेती हैं मसल्स। ओके। अब हम इसके मुख्य कार्य देखते हैं मांसपेशियों के। तो ये शरीर को गति प्रदान करती हैं और विभिन्न अंगों को समर्थन प्रदान करती हैं, ठीक है। अगर आप ये हमारे मसल्स ना हो तो हमारा फेफड़ा भी नहीं सुरक्षित रह पाए, हमारा इंटेस्टाइन भी ना सुरक्षित रह पाए, ठीक है, जो कि हम सिक्स पैक एब्स बोलते हैं, ठीक है। हमारी एब्स ना रहे तो हमारी इंटेस्टाइन पर खतरा रहेगा, ठीक है। क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं उन्हें, और विभिन्न अंगों को स्थिरता प्रदान करने में मदद करती हैं, यानी कि स्टेबल बनाती हैं उन अंगों को। हमारे अंदर चीज़ें ही ना रहें, ठीक है, मसल्स ना रहें तो सारी चीज़ें डिसलोकेट होना स्टार्ट कर देंगी, और हमारे अंगों को क्या करती हैं, रक्षा प्रदान करती हैं, सिक्योर करती हैं। विभिन्न अंगों को गति नियंत्रित करने में भी मदद करती हैं, और हृदय की संरचना और कार्य में, जैसे कि हमारी आई में मसल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। आप जिधर चाहो उधर देख सकते हैं, किसके माध्यम से, हमारी मसल्स के माध्यम से। ओके। एनाटोमी देखना कभी आप आंखों का तो आपको पता चलेगा। अब हम संचार प्रणाली देखते हैं। तो संचार में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हार्ट आता है, फिर रक्त वाहिकाएँ आती हैं, फिर रक्त आता है, ठीक है। तो हृदय की संरचनाएं रही, इसके चार कक्ष होते हैं, दायालिंद, बायालिंद और दायानिलय और बायानिलय, ठीक है, जो कि शरीर के बीचों बीच स्थित होता है। इसके कार्य ब्लड पंप करना, ऑक्सीजन के पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड के और अन्य वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक। ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड आउट आउट करना, ये इसका काम है। और ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना हार्ट का काम है। ओके। ये देखिए यहाँ पर इसकी एनाटोमी दी गई है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये एरोटा है। ओके। आपको ये सारी चीज़ें क्या याद रहनी चाहिए। ये पेरिकार्डियम है, ठीक, ये जो लाइन है ये पेरिकार्डियम है। आपको याद करके चलना है सारी चीज़ें। आपको 4 से 5 नाम पता रहने चाहिए, ठीक है। हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, इतना मैटर नहीं करता। ओके। उसको लिख के आना जब आपसे पूछ ले। आपको डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम बनाओगे तो नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, झट सी बात है। ओके। तो डायग्राम जरूर बना के आना, सजेशन मेरा। और चीज़ों को थोड़े में समेटने की कोशिश करना, ज़्यादा फैलाने की कोशिश मत करना पेपर में। अब हम श्वसन प्रणाली, संरचना और कार्य देखते हैं। तो श्वसन, ठीक है, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें कुछ अंग आते हैं, जैसे कि फेफड़े, श्वसन नली, स्वर यंत्र और श्वसन नली। ओके। ये सारी 5 चीज़ें, 4 चीज़ें आती हैं। तो हम फेफड़े की संरचना देखते हैं। ये तो 2 प्याले होते हैं, जैसे कि ये देखो, आपने प्याले रख दिए और इसको कनेक्ट कर दो एक, ठीक है। ये क्या होता है, 2 प्याले होते हैं। इसके विभिन्न भाग होते हैं, श्वसन नली, स्वर यंत्र, श्वसन नली और फेफड़ों के वायु कोश। आइए आगे देखते हैं इसकी एनाटोमी। तो इसकी एनाटोमी, ठीक है, ये देखिए, ये प्याले के रूप में रखे रहते हैं। आपको ज़्यादा इतना याद नहीं रखना, बस कुछ पॉइंट्स याद रखने, जैसे कि ये, जिससे श्वसन नली, इसको ट्रिचिया कहते हैं। ओके। और इसको कार्टिलेज कहते हैं।
अब इसके अंदर भी होता है, ये लोअर लोब होता है, ये भी लोअर लोब, ये इधर अपर लोब होता है, ठीक है, आपको याद रखना है ये। ओके, ये ऑब्लिक स्लिट होता है, ये आर्टरी होती है, आर्टरी याद करके चलना, आर्टरी। ओके, आर्टरी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनाटोमी पढ़ने जाओगे तो आप भौचक्के हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन आपको एक अवेयरनेस के लिए डाला जाता है। ओके, अब हम श्वसन तंत्र के कार्य देख लेते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा 10 तक। ओके, जो कि ईजी है आपके लिए, सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है, ठीक है, आप सांस लो छोड़ो, ये किसका काम है? श्वसन तंत्र का काम है। ऑक्सीजन पहुंचाना, अपनी बॉडी को पूरे कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। ओके, आपको पता ही होगा, जब जितना हमारे मसल्स के पास ऑक्सीजन जाता है उतना उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। जब आप कोई वर्कआउट करते हो तो आपकी क्या सांसें तेज चलने लग जाती हैं, आप दौड़ रहे हो तब भी सांस तेज, क्योंकि जब हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी करती है तो पूरी मसल्स एक्टिव हो जाती है, तो उनको मोर ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन इनटेक करने लग जाते हैं। ये अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट गैसेस होती हैं उनका निष्कासन करती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तापमान नियमन में मदद करता है, वायु मार्ग की रक्षा करता है। ओके, जैसे कि नाक के बाल। नेक्स्ट है जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान। तो जैव यांत्रिकी वह विज्ञान है जिसमें मानव शरीर की गतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी कैसी गति कर रही है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके माध्यम से? भौतिक नियम, जैसे कि बल, गति, संतुलन आदि के आधार पर हम करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी कैसे मूव कर रही है इधर से उधर, इसका हम इसमें स्टडी करते हैं, जैव यांत्रिकी। पेशी गति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मांसपेशियाँ, हमारी अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ, जोड़ों की सहायता से होने वाले जो भी सारी गतिविधियाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपकी एल्बो जॉइंट से, ठीक है, ये क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्या इसमें दिक्कत है, क्या ऐसी इसमें चीज़ें लगी हुई हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें मांसपेशियाँ हैं, अस्थियाँ हैं, जोड़ हैं, इन्हीं का अध्ययन हम पेशी गति विज्ञान में करते हैं। अब हम खेलों में जैव यांत्रिकी का महत्व देख लेते हैं। खेलों में शरीर की गति और वैज्ञानिक तरीकों को समझना ही जैव यांत्रिकी है, ठीक है, यानी कि हमारी जो शरीर एक्टिविटी यानी कि गति कर रही है उसी को वैज्ञानिक रूप से समझना ही क्या है? जैव यांत्रिकी। एकदम सिंपल है। अब इसका महत्व देखते हैं। ओके, तो ये हमारे खेल प्रदर्शन में सुधार करती है, सही तकनीक से गति तेज और प्रभावी होती है, और ऊर्जा की जो खपत है वो कम होती है, ठीक है, अगर हम राइट वे में करेंगे, यानी कि कभी कैसे भी आप डंबल मारना स्टार्ट कर दो। चोटों की रोकथाम गलत तकनीकों से होने वाले चोटों को कम करती है और मांसपेशियों और जोड़ों पर सही दबाव पड़ता है। तकनीकों का विश्लेषण होता है, दौड़, कूद, फेंक, ठीक है, जो भी हम सारी चीज़ें करते हैं इसमें हम वैज्ञानिक विश्लेषण त्रुटियां का पहचान कर सकते हैं। प्रशिक्षण वैज्ञानिक बनाना, ठीक है, यानी कि जो भी प्रशिक्षण है उसको वैज्ञानिक रूप देना, जैसे कि बल, गति, संतुलन के आधार पर अभ्यास, बेहतर योजना होना, ठीक है। आपको पता नहीं है बैलेंस क्या है तो आप कैसे योगा करोगे, ठीक है, तो बैलेंस पता होना चाहिए। आपको फोर्स नहीं पता, आपको इधर फोर्स लगाना है, आपको कैसे संतुलन बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, तो प्रशिक्षण। फिफ्थ है खेल उपकरण को सुधार करता है, जैसे कि रैकेट, बल्ला आदि डिजाइन। जैसे कि हम स्विमिंग करने जाते हैं तो हम क्या सूट पहन के जाते हैं, अगर सूट ना रहे तो इतना फ्रिक्शन लगे बॉडी पर कि हम इजीली स्विम ना कर पाए, ठीक है, तो क्या है, हमें पता है फ्रिक्शन लगेगा बॉडी पर, इसलिए हमने उसको सूट को डिजाइन किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, खेल उपकरण में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। वहीं आप फुटबॉल खेलते हो तो आप स्पाइक वाले शूज़ पहनते हो ताकि फ्रिक्शन कम रहे। ओके, अब हम पेशी गति विज्ञान देखते हैं। तो शरीर की मांसपेशी और जोड़ मिलकर कैसी गति उत्पन्न करते हैं ये पेशी गति विज्ञान बताता है। खेलों में पेशी गति विज्ञान का महत्व, तो मांसपेशियों का सही समझ, कौन सी मांसपेशियाँ किस गति में काम करती हैं, शक्ति, सहन शक्ति का विकास, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी जो मसल्स है वो कौन सा काम करती हैं, ठीक है, उनको क्या देना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में। ओके, आप इसको पढ़ने जाओगे तो एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है पेशी गति विज्ञान, ठीक है। सही व्यायाम चयन, खेल विशेष के अनुसार व्यायाम, मांसपेशी संतुलन बनाए रखना, ठीक है, हमें सही व्यायाम का चयन करना और जो खेल विशेष के अनुसार व्यायाम, मांसपेशी संतुलन बनाए रखना, किसके माध्यम से? पेशी गति के माध्यम से। चोट के बाद पुनः यानी कि रिहेबिलिटाइजेशन, यानी कि जो चोटिल मांसपेशियों की सुरक्षित रिकवरी, दोबारा चोट से बचाव करना, पेशी गति विज्ञान का काम होता है। शरीर शारीरिक क्षमता का विकास, ठीक है, लचीलापन, शक्ति, सहन शक्ति में वृद्धि, ये पेशी गति विज्ञान के माध्यम से ही पॉसिबल है। मुद्रा में सुधार, गलत तक शरीर शारीरिक स्थिति से बचाव, ये सब क्या है? पेशी गति विज्ञान के महत्व है, ठीक है। शायद ही है आप इतना इसमें फोर्स
ना भी करोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट है बल का सिद्धांत, जिसे हम गति उत्पन्न करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आपको डोर भी खींचना है, अगर आपको डोर को अंदर ठेलना था आप क्या पुश करोगे, वहीं आपको डोर को बाहर खींचना है तो पुल करोगे। ये क्या है, बल है, फोर्स है। अब न्यूटन के 3 लॉज, जड़त्व का नियम, जड़त्व का यानी कि इनर्सिया, कोई भी थिंग है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपनी उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। जैसे कि आपने ईंट छोड़ दी अपने कमरे में, वो कमरे में ईंट तब तक रहेगी जब तक उस पर ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि आपने पाँव से मार दिया तो क्या इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स है। जैसे कि बाहर हमने क्या वॉजर छोड़ दिया अर्थ से बाहर, तो क्या हमने उसको बिना किसी मैकेनिज्म, बिना किसी ऑयल पे चल रहा है, क्योंकि बाहर जो भी क्या ग्रेविटी नहीं है और अर्थ पर ग्रेविटी है। ठीक है, हम बाहर भी कोई चीज़ छोड़ देते हैं मोशन में तो मोशन करती रहेगी जब तक हम उसको हाथ से जाके न पकड़े या किसी चीज़ से उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, ये जड़त्व का नहीं है। कोई भी चीज़ अपनी उसी अवस्था में रहेगी जब तक हम उस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। सेकंड है त्वरण का नियम। थर्ड है प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आप जितनी तेज से बॉल को पटकोगे उतनी तेज से बॉल ऊपर ऊपर आएगी। थर्ड है संतुलन का सिद्धांत, स्थिरता के लिए गुरुत्व केंद्र बनाना। ठीक है, आपको अगर बैलेंस बनाना है अपना तो क्या ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मून पे चले जाओगे वहाँ पर आप बैलेंस बना ही नहीं पाओगे, उछलते रहोगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे ग्रेविटी है नहीं थी, ग्रेविटी ही संतुलन बनाती है। ठीक है, वो सोचो अगर इंडिया में अर्थ पर पूरे ग्रेविटी हट गई तो कैसे हम बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, हम क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। ओके, बल्ला कहीं और हो रहा है, बॉल हमने एक बार फेंकी तो आई ही नहीं वापस लौट के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लीवर शायद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसमें शायद ही आपके ऊपर कंप्रेसर डालें। ठीक है, घर्षण, आप दोनों हाथों को रब करो। ठीक है, उससे जो भी हीट पैदा हो रही हो क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, जब दो सतहें आपस में रगड़ खाती हैं और जो उनके बीच से शक्ति पैदा होती है उसको घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, और लीवर दे दिया मैंने, आप इसको रीड कर लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट खेलों में काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स देखेंगे। तो काइनेटिक्स, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो काइनेटिक्स वह शाखा है जो गति उत्पन्न करने वाले कारणों का अध्ययन करती है। ठीक है, जैसे कि आपने फुटबॉल पर किक कर दिया और ये गति कैसी हुई। ठीक है, इसी का अध्ययन करना है, किसके माध्यम से, कुछ ऐसे हमारे पास टेक्निक्स है उसका, जैसे कि फोर्स, मास, ग्रेविटी, मोमेंटम, इनका यूज करके हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मुख्य घटक क्या है इसके, बल है, टॉर्क है और गुरुत्वाकर्षण है और संवेग है। ये सारी चीज़ें क्या है इसके मुख्य घटक है किसके, काइनेटिक्स के। इन्हीं के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे गति कर रही है। अगर आपने बॉल को किक किया तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगाया आपने, कौन सा लगाया, पुश किया आपने उसको, जैसे उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया। अब हम नेक्स्ट काइनेमेटिक्स देखते हैं। वह शाखा है जो गति को वर्णन का अध्ययन करती है। ठीक है, बिना देखे कि गति क्यों हुई। इस पहले में पढ़ते हैं गति क्यों हुई और उसके ऊपर कुछ हम प्रिंसिपल्स देते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटी हो गया, मास, फोर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन सेकंड में हम देखते हैं कि जो गति है उसका हम वर्णन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने फुटबॉल है उस पर किक किया, इतना हम स्टडी काइनेटिक्स में करेंगे। अब काइनेमेटिक्स में क्या हम ये पढ़ेंगे कि आपने कितना फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स कितना लगाया और वो कितनी दूर तक गई, कितनी उसने दूरी तय की, मोमेंटम क्या था, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था, टाइम क्या था, पाथ ऑफ मोशन क्या था। ठीक है, वो सर्कल में गई या जिगजैग होकर गई या स्ट्रेट गई, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको वर्णन करते हैं एक तरीके से, मैथमेटिकल चीज़ें इसमें ज़्यादा आ जाती हैं। ओके, अब हम काइनेटिक्स के महत्व देखते हैं। खेलों में शक्ति और ताकत का विकास करती है, सही तकनीक से अधिक दूरी व वेग प्राप्त करना। ठीक, आप अपना इजी कोई भी अपना जो भी बना पाते हो उसको भी आप इसमें डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी स्लाइड या कोई बुक या किसी चैनल का उठा के डालो। ओके, जो भी आपको आता है वो डाल देना इसमें। चोटों की रोकथाम करता है, प्रशिक्षण भार का सही निर्धारण करता है और खेलों में महत्व देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, काइनेमेटिक्स का, तो ये गति का विश्लेषण और तुलना करता है, तकनीक त्रुटियों का पहचान करता है, रिकॉर्ड और प्रदर्शन का मूल्यांकन और रणनीति निर्माण में भी सहायता करता है। ओके, कुछ बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उन्हें हमें पढ़ना। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, आप स्पष्टीकरण खुद पढ़ लेना। फ्लेक्शन, जिसे अंकुचन कहते हैं, आप सीधे खड़े हो जाओ और अपने पैर को मोड़ दो पीछे की तरफ, एकदम स्ट्रेट खड़े होकर इस पोर्शन में डाल दो। ठीक है, तो क्या है, फ्लेक्शन है। अब आप दोबारा इस पैर को वापस उसी स्थिति में ला दो, दोनों इक्वल खड़े हो जाओ स्ट्रेट, ये क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, विस्तार करना, जैसे कि आप अपना बाइसेप्स कर रहे हो। ठीक है, आपने अपना बाइसेप दिखाना है तो आप क्या करोगे, उसे फ्लेक्स करोगे। ठीक है, कहते नहीं फ्लेक्स करा, फ्लेक्स, फिर आप उसको खोल दोगे तो एक्सटेंशन हो जाएगा।
ठीक है, इसी को अंकुचन और विस्तार कहते हैं। अबडक्शन, आप इस अवस्था में खड़े हो और अपने हाथ को दोनों इस अवस्था में ले जाओ, इसको अबडक्शन कहेंगे। फिर उसी अवस्था में आ जाओ, इसको क्या कहेंगे, अभिवर्तन कहेंगे। ओके, उसको अपवर्तन, इसको अभिवर्तन। अब अपनी मुंडी जो हमारी गर्दन है उसको 360 हम रोटेट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, हम अपना कंधा भी 360 रोटेट कर सकते हैं, हम पैर को भी घुमा सकते हैं 360, तो क्या है, रोटेशन है। नेक्स्ट है सर्कमडक्शन, ठीक है, प्रायवर्तन। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वह गति है जिसमें अंग एक वृत्त या 360 पर गति करते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा जो कंधा है यह करता है, गर्दन नहीं करती। ठीक है, गर्दन 360 नहीं करती, बस ये घूमती है। आप इसको घुमा सकते हो ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, क्या करेगी, घूमेगी। लेकिन कंधा जो है आप इसको 360 रोटेट कर सकते हो। ओके, रोटेशन में चीज़ें आ जाएंगी जो चारों डायरेक्शन में घूमेंगी, यानी कि मुड़ जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी। ठीक है, ये जैसे कि ये है गियर, है गियर जो कार का होता है, ये इधर उधर ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल। ओके, सुपिनेशन, अपने हाथ को इस तरफ रखना, फिर अपने हाथ को सीधा कर देना अपनी कलाई को, ये क्या है, प्रोनेशन, यही है। ठीक, मैंने जो चैप्टर लास्ट में बनाया था, आपको 8th चैप्टर देख लेना। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझाया, आप उसको देख के जाना डिटेल में। नेक्स्ट है एक्सिस एंड प्लेन्स। ओके, तो आप इस व्यक्ति को 20 से काट दो। ठीक है, इधर इमेजिनरी, एक क्या पहला नंबर, तो ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम व्यक्ति की बॉडी पर बनाते हैं ताकि हम स्टडी करने में हम आसानी हो। जब हमने इसकी 20 से एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, इसको दो पार्ट्स में बांट दिया, लेफ्ट एंड राइट इक्वल प्रोपोर्शन में, इसको हम सजाइटियल कहेंगे। ओके, इसको सजाइटियल एक्सिस कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब इस व्यक्ति को इस अवस्था में आपने इसको दो भाग में बांट दिया, इसको फ्रंटल कहेंगे, और इसमें आपने इसको ऐसे भाग दिया, बांट दिया। ओके, तो इसको ट्रांसवर्स कहेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने आपको सारा दे दिया है, सजाइटल, लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इमेजिनरी हैं। ओके, हम दो डेफिनेशन देखेंगे जो कि साइकोलॉजी को डिफाइन करती हैं। पीछे हमने देखा कि साइकोलॉजी स्पोर्ट्स में क्या महत्व रखती है, अब हम इसको सेपरेटली देखने वाले हैं। तो क्रोड एंड को के अनुसार मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनोविज्ञान की साइकोलॉजी मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन है। जो भी वॉटसन के अनुसार क्या है, ये भी एक थिंकर थे, इन्होंने दिया था, इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, आपको इंग्लिश में भी पढ़ते हुए चलना ताकि आपको भविष्य में अच्छा से समझ आए। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर है ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा साइकोलॉजी क्या है। जो भी हम अपने अपने ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, अपने माइंड को पढ़ते हैं, तो सब साइकोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, अब हम किशोर समस्याएं और उनका प्रबंधन देखते हैं। ठीक है, टीन एज जिसे कहते हैं, यानी कि 12 हटा दो, 12 में टीन नहीं आता, 13 में टीन आता है, फिर 19 में टीन आता है, फिर 20 में नहीं आता, यानी कि 13 से लेकर 19 तक टीन अवस्था रहती है हमारी। ठीक है, क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सबके बीच में टीन आ रहा है, फिर 20 में नहीं आ रहा, तो 13 से 19 ऐसे याद आप कर सकते हो। तो हम किशोर समस्या और उसका प्रबंधन देखेंगे। आप शायद अभी किशोरी अवस्था में हो, तो उसकी कुछ मुख्य समस्याएं होती हैं जो कि मैंने सपोर्ट मटेरियल से पिक किया है। ठीक है, तो सबसे पहला है शारीरिक समस्याएं। शारीरिक समस्याएं बहुत सारी होती हैं इस वक्त। ठीक है, लड़कियों में भी बहुत सारा डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, आपके फेस पर पिंपल आने लग जाते हैं, ठीक है, हेयर फॉल होने लग जाता है इस वर्ष। ओके, तो क्या शारीरिक समस्याएं, ऐसी बहुत समस्याएं होती हैं। बच्चों को आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है, यानी कि इस वक्त लोग की आत्मा जाग जाती है। ठीक है, अवेयरनेस आती है बच्चों के अंदर चीज़ों को लेकर। यौन संबंधी समस्याएं भी आती हैं, जाहिर सी बात आएगी। मित्र मंडली के साथ संबंध बनेंगे बिगड़ेंगे, ऐसी चीज़ें आती है। करियर चुनाव में समस्या। ठीक है, शारीरिक समस्या, करियर चुनाव, ये तो दो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। आत्मनिर्भरता और निर्भरता, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है या बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये भी बहुत अच्छी समस्या है। आदर्श बनाम यथार्थवाद। ठीक है, यहाँ पर आदर्श और यथार्थ के बीच लड़ाई हो जाती है। जैसे कि घर में बोल रहे हैं कि पूजा करो, और आप कहीं चले जाओगे कि पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे दो चीज़ें आप आपस में आपको लड़वाएंगी। ठीक है, कोई इस तरफ खींचेगा, कोई इस तरफ आपको खींचेगा, तो इस आदर्श बनाम यथार्थवाद हो जाता है। नशाखोरी, बड़े हो गए तो और भी चीज़ें आप अच्छे समझ पाओगे। 8th है नशाखोरी भी
करने लग जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन सब नहीं करते, कुछ लोग करने लग जाते हैं। भावनात्मक समस्याएं भी आ जाती हैं इस वक्त, और जैसे कि रिलेशनशिप में बहुत लोग आ जाते हैं, तो ये भावनात्मक समस्या है, या पेरेंटल सपोर्ट अच्छा नहीं होता तब भी भावनात्मक समस्या आ जाती है। ओके। 10th, किशोरावस्था में लापरवाही होती है। ये सब क्या है? किशोर समस्या। जैसे कि आप मेन याद करो, ये शारीरिक समस्या आ जाती है, करियर से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है, आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है, आत्मनिर्भरता बनती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब हम इसकी प्रबंधन कैसे करेंगे इन सारी समस्याओं का, वो देखते हैं, यानी कि इनको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हम संचार है। ठीक है, जब हम बातचीत करेंगे, चाहे वो हमारे पेरेंट हो, टीचर हो, ठीक है, सोसाइटी हो, हमारे फ्रेंड्स हो, जब हम उनके साथ हम खुल के संचार करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो उसका निवारण निकल जाएगा। वहीं अगर हम इस चीज़ को निकालेंगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा आपके अंदर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे रूल नंबर 1, आपको संचार करना चाहिए, खुलकर ईमानदारी से संचार करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी भावनाओं समस्याओं को सामने रख पाएँ। जब आप सामने रखोगे तो आपके पेरेंट्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला है संचार, यानी कि बातचीत करो, अपनी समस्याओं को उजागर करो। सेकेंड है समर्थन। आपको भी अपना सपोर्ट दिखाना है अपने परिवार की तरफ, परिवार और सोसाइटी को भी आप अपना सपोर्ट देना चाहिए जो बच्चे थोड़ी दिक्कत में हो, ताकि वो उभर पाए उस चीज़ों से। चाहे वो कैसे भी समस्या, चाहे करियर रिलेटेड हो, यानी कि उसे कुछ और पढ़ना है तो उसको और पढ़ने दो, समर्थन सपोर्ट दो, या उसे नहीं पढ़ना तब भी देखो कि ना हो सके तो ना करो, कुछ स्किल सीख ले। ओके, तो ये क्या समर्थन है। थर्ड है शिक्षा। शिक्षा से 90% समस्याएं हल हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर जागरूकता आ जाती है हर चीज़ को लेकर, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे कैसी भी चीज़ हो, सब चीज़ें सीख जाता है पढ़ लिख कर। फोर्थ, सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, चाहे फैमिली हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, सब पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो उसके अंदर ऐसी नेगेटिविटी भर जाएगी। पेशेवर मदद, यानी कि साइकोलॉजिस्ट हो गए, कंसल्टेंट हो गए, ठीक है, चाहे करियर रिलेटेड हो गए, चाहे माइंड रिलेटेड हो गए, तो उनको पास आपको विजिट करवाना चाहिए बच्चों को, या बच्चे खुद इतने बड़े हो गए हैं तो जा सकते हैं। छठा है मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, टाइम पे सो जाना चाहिए, ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। और सामाजिक समर्थन भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इन सब तरीकों से हम अपने किशोरावस्था समस्याएं खत्म कर सकते हैं। अब हम टीम सामंजस्य और खेल देखते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है। तो टीम सामंजस्य खेलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि टीम कोहेजन। जब टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, यानी कि उनकी नीड्स को समझते हैं, तो एक मजबूत और प्रभावी टीम बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी टीम में कब प्रभावी हो सकते हैं, जब आप समझो कि टीम क्या करना चाह रही है, ये नहीं कि वो कुछ और स्ट्रैटेजी बना रहे, कुछ और टारगेट है, आप अलग ही उठ रहे हो। ठीक है, तो आपको उन सब संवाद करना आना चाहिए। ठीक है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना आना चाहिए, टीम के बीच क्या चल रही है सारे टीम मेंबर को, और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना आना चाहिए। ठीक है, 11 प्लेयर हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ जाएंगे तो ईजिली एक फिट टीम बन जाएगी। ठीक है, मजबूत और प्रभावी बन जाएगी। अब हम एक अच्छी टीम की विशेषता देखते हैं जिसमें टीम सामंजस्य हो। लाभ, यानी कि ठीक है, तो बेहतर संचार होता है, टीम के सदस्य के बीच बेहतर संचार से गलतियां कम होती हैं और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलता है। जितना आप बेहतर संचार करोगे उतनी गलतियां कम होंगी। गलतियां वहीं होती है जहाँ लोग बोलते नहीं है। ठीक है, सेकेंड, विश्वास और समर्थन। टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और समर्थन से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने टीम पर विश्वास रखोगे, सपोर्ट करोगे, तो वहाँ क्या आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जब और टीम के सदस्य एक दूसरे से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह है विश्वास और समर्थन का लाभ। थर्ड, बेहतर निर्णय लेना। ठीक है, जब सब लोग एक साथ आएंगे, बेहतर निर्णय कब आता है, जब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपस में टकराते हैं, तब एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आता है। यानी कि एक उठ के आके बोल दिया ये ऐसा करेंगे, तो 100% करेक्ट नहीं रहता। जब हम 20-25 थॉट्स आपस में लड़के एक निकलता है ना, तब वो बेहतर निर्णय होता है। ऐसा पॉलिटिकल साइंस में भी होता है। ठीक है, आप जब बड़े होगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपको पढ़ाया जाएगा। टीम के सदस्यों के बीच बेहतर संचार और विश्वास बेहतर निर्णय लाता है। ये सब क्या है, मैंने कुछ टीम सामंजस्य के लाभ लिखे थे। ओके, अब हम ये देखते हैं कि किन कारकों पर हमारा टीम सामंजस्य प्रभावित होता है या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला है, सपोर्ट मेटेरियल से लिया था, आप चाहो तो वहां पर डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो समूह पर निर्भरता, यानी कि समूह में लोगों की निर्भरता जितनी अधिक होगी, सामंजस्य उतना अधिक होगा। ये नहीं कि किसी को ग्रुप से फर्क नहीं पड़ रहा, सब नाम के लिए ज्वाइन कर रखे हैं, तो ग्रुप कुछ मायने नहीं रखता। सब ग्रुप पर निर्भर हैं, ठीक है, अपना 100% दे रहे हैं, तो अधिक मजबूत होगा ग्रुप। सेकंड है
समूह का आकार, अगर जितना छोटा ग्रुप होगा उतना अच्छा उसमें टीम सामंजस्य होगा। ये नहीं आप 3-4 हज़ार के ग्रुप बना लो या 300-400 का ग्रुप बना लो जिसमें हमें समय ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि बहुत बहुत सारे बड़े से देश में एकदम लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, समूह का आकार डिपेंड करता है इस पे। सदस्यता की एक रूपता भी डिपेंड करती है, स्थिर सदस्यता। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति हो जब वो स्थिर रहता है किसी टीम में तभी उसके लिए सोचता है, ये नहीं कि वो 5 दिन के लिए आया है तो अपना वो सब कुछ दे देगा, नहीं देगा जब तक कोई स्थिर सदस्य नहीं होगा। ठीक, उसको पता चल जाएगा मुझे इन्हीं की टीम के साथ रहना है। ओके, समूह का स्थान भी मैटर करता है, समूह की स्थिति, नेतृत्व और प्रतियोगिता। ठीक है, नेतृत्व भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कारक क्या है। आप कारक इसे पूरा डिटेल में पढ़िए, बस आपको याद रखना है जो मैं डार्क में है, बोल्ड में है, जो आपको बीच में पेपर पे कैसे लिखना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, इस पर कारक लिखना है, फिर एरो मार्कर पूरे एक पेज में। ठीक है, आपको कारक बता देने हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर में है तो इन कारकों को अगले पेज पर छोटा छोटा डिफाइन कर दो। ओके, तो आपको इस प्रकार से कारक लिखने, फिर अगले पेज पर डिफाइन कर देना। 2 पेज हो गए, 5 नंबर में आया तो पेज भर जाएगा। ठीक है, आपको कम पढ़ कर भी ज़्यादा लिखना है ताकि पेज भरा हुआ लगे, नंबर मिल जाएंगे। पेज के ही नंबर मिलते हैं आज की दुनिया में। ठीक है, कौन ही शायद पढ़ता होगा। ठीक है, यूपीएससी में शायद पढ़ते हैं कॉपीज़, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नज़रअंदाज कर देते हैं टीचर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा मनोवैज्ञानिक विशेषता का परिचय, जैसे कि अवधान हुआ या ध्यान, लचीलापन और मानसिक दृढ़ता। तो ध्यान क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना के समूह से किसी एक उत्तेजना को चुना जाता है। यानी कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सूचनाएं या उत्तेजना है। ठीक है, मैं ये खा लूँ या मैं ये पढ़ लूँ या देख लूँ, ये वेब सीरीज़ देख लूँ या टीवी शो देख लूँ। ओके, ये कपड़ा पहन लूँ, यहाँ चला जाऊँ, उससे बात कर लूँ, उसका नंबर ले लूँ, उसकी आईडी खोल लूँ। ठीक, ये बहुत सारी उत्तेजनाएं होती हैं, इसी में से एक चीज़ को चुन लेना चाहिए। जैसे कि आपने चुन लिया मुझे यूपीएससी करना है, तो ये आपका ध्यान हो गया एक चीज़। ये नहीं कि आपको जाके हिमालय पर बैठ के पूजा पाठ करना है, नहीं, वो और लोगों के लिए होगा, उनके ध्यान, लेकिन आपके लिए अलग हो सकता है। जैसे आपके लिए एग्जाम हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ चुन के उसी पे स्टिक रहना, इसे ही ध्यान कहते हैं बस। ठीक है, और डानविल के अनुसार देखते हैं, किसी दूसरे वस्तु के बजाय एक वस्तु पर चेतना को केंद्रीकरण करना अवधान कहलाता है। ठीक है, सारी वस्तुओं से हटा दो, सिर्फ एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रीकरण करना ही अवधान या ध्यान है। ठीक है, अब हम इसके प्रकार देखते हैं। ऐच्छिक अवधान, अवधान या ध्यान सब एक ही है। ठीक है, एक ही वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। इस तरह के ध्यान में व्यक्ति को इच्छा या आवश्यकता की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें व्यक्ति की इस इच्छा और प्रधानता होगी। जैसे कि आपकी इच्छा है आपको यूपीएससी करना है या सिविल सेवा में जाना है या तो पुलिस फोर्स में जाना है। ठीक है, ये क्या आपकी इच्छा है या आपकी आवश्यकता है, आपको जाना ही जाना है। सेकेंड है अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान में इच्छा की प्रधानता नहीं होती, इसमें यानी आपकी इच्छा नहीं होती, इसमें आपसे बस करवा दिया जाता है, बल्कि वस्तु की चमकीली रोशनी रोशनी रंग की प्रधानता होती है, यानी कि गुण की प्रधानता होती है। जैसे कि आपने बोला कि मैं यूपीएससी करूंगा लेकिन मेरा मन नहीं, लेकिन मैं कर लूंगा क्योंकि वहाँ पे गाड़ी बंगला पैसे वैसे मिलते हैं। ठीक, तो आप उसका गुण देख के जा रहे हो। ओके, तो ये 2 प्रकार के अवधान है, ऐच्छिक जिसमें हम अपनी इच्छा से जाएं, अनैच्छिक जिसमें हम अपनी इच्छा से नहीं जाते बल्कि वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, हमें खींच के ले जाती हैं। नेक्स्ट है लचीलापन। लचीलापन, एक ये वाला लचीलापन की बात नहीं करें जो मैंने फोटो लगे, बहुत लोग इसको समझते हैं। ठीक है, ये तो स्पोर्ट्स में आ गया, हम मानसिक लचीलेपन की बात कर रहे हैं। ओके, ना नहीं तो आप योगा वाला लिख के चले आओ, 4-5 योगा भी लिख दो, इस योगा से लचीलापन आता है। ओके, तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर इसके लाभ देखेंगे। लचीलापन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो खेल में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक, मनोवैज्ञानिक विशेषता जो खेल में सफलता देती है। लचीलापन का अर्थ देखते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन करना और चुनौतियों को सामना करना ही लचीलापन है। यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ करनी पड़े, जो भी समायोजन करना पड़े, जो भी चुनौतियों का सहायता और उनको टकराना पड़े, यही लचीलापन है। ठीक, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपको दाल चावल मिला, आप उसको भी खा लिए, पनीर मिला उसको भी खा लिए अगले दिन। आज आप फर्श पे सोए, कल बेड पे सो गए, कल बेड पे हो तो परसों फर्श पे सो गए। ठीक है, आज ऑटो में हो तो कभी गाड़ी पे आ गए। ठीक है, तो ये क्या है कि लचीलापन आपके जीवन में लगा रहेगा। ठीक है, अपने माइंड को जितना भी आप फ्लेक्सिबल बनाओगे उतना आपके जीवन स्मूथली गुजरेगा। ठीक है, ये नहीं कि आज ये बनाया तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, समय के साथ आपको चलना है। अब हम लाभ देख लेते हैं लचीलेपन का। ठीक है,
तो बेहतर प्रदर्शन होता है, कम तनाव आता है। ये क्या है? लचीलेपन का लाभ है। एक बार सपोर्ट मॉडल की डेफिनेशन देख लेते हैं। बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तैयार रखना और नकारात्मक भावनात्मक अनुभव से वापस लाने की क्षमता ही लचीलापन कहलाती है। ठीक है, यानी कि आपको नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना और अपने आप को स्वयं तैयार रखना सब चीज़ों से लड़ने के लिए, यही लचीलापन है। अब हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण भार क्या है। तो प्रशिक्षण भार, प्रशिक्षण सत्र सत्र के दौरान यानी कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान किसी एथलीट द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यायाम और उनकी तीव्रता की कुल मात्रा को प्रशिक्षण भार कहते हैं। जैसे कि एक ये वेट लिफ्टर है, ठीक है, ये 2 घंटा ट्रेनिंग सेशन में बिताता है। उस 2 घंटे के दौरान जितना भी इसने व्यायाम किया और उसकी जितनी भी तीव्रता रही, उसकी कुल मात्रा को हम कैलकुलेट करेंगे और उसी को हम प्रशिक्षण भार बोल देंगे। सिंपल एज दैट। ओके, आपको यही नॉर्मल भाषा में समझते हुए चलना है। खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण भार वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक भार होता है। ठीक है, खेल में क्या है, मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक भी है और शारीरिक भी है। ठीक है, जो एथलीटों पर व्यायाम के माध्यम से डाला जाता है, जिसका पण एथलीट के प्रदर्शन में होता है। ये प्रशिक्षण भार क्या है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक भार होता है, जो एथलीट पर किसके माध्यम से डाला जाता है, व्यायाम के माध्यम से डाला जाता है। अगर व्यायाम ना रहे तो ट्रेनिंग सेशन का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेशन में व्यायाम के माध्यम से डाला जाए, जिससे उनसे उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। अगर आप एक बार और स्लाइड्स को सारी रीड करोगे अपने से तो और अच्छा आपको समझ आ जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लोड्स देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती हैं। फर्स्ट है समान भार। समान भार में हम क्या करते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार वजन उठाते हैं, जिससे हम सामान्य भार कहते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ, जैसे कि आप 20 किलो उठा लेते हो, आप 20 ही किलो उठाए, ये क्या है, नॉर्मल लोड है। अगर आप 20 किलो से अधिक, जैसे 4-5 किलो अधिक उठा लिए तो क्या है, क्रेस्ट लोड है। ठीक है, क्रेस्ट लोड है। वहीं आप 20 किलो आपकी क्षमता, तो आपने 40 किलो या उससे 2-3 गुना उठा लिया, तो ये क्या है, ओवरलोड है। ठीक है, यही है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। एक है जिसमें हम अपनी क्षमता के अनुसार उठाते हैं, दूसरा है अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक उठाते हैं, और तीसरा ओवरलोड, उसमें अपनी क्षमता से अधिक उठाते हैं। यही है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, 3 प्रकार हैं इसके। अब हम अति भार, जिसे ओवरलोड कहते हैं, उसे देखते हैं। तो प्रशिक्षण चरण के दौरान एथलीट खिलाड़ी को एक निश्चित मात्रा में, यानी कि एक निश्चित मात्रा तय रहती है ट्रेनिंग सेशन के दौरान, वही प्रशिक्षण भार उसे दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, प्रशिक्षण भार भी व्यवस्थित रूप से बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे हमारा ट्रेनिंग सेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे भार भी बढ़ेगा, ताकि जो एथलीट्स हैं उसे बढ़े हुए भार में अनुकूल हो सके। ठीक है, ताकि उस समय के साथ बढ़े जो भार उसका बढ़ाया जा रहा है उस पर अनुकूल हो सके। जैसे जैसे एथलीट प्रशिक्षण भार को अनुकूलित करने में सक्षम होता है, यानी जैसे जैसे उस भार को अडेप्ट करेगा, उसका प्रदर्शन वैसे ही बेहतर होगा। फिर से मैं समझाता हूँ। ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनको एक निश्चित मात्रा दी जाती है और समय के साथ उनको बढ़ाया जाता है, ताकि वो उसको अडेप्ट कर पाएँ और अपने प्रदर्शन को बेहतर कर पाएँ। लेकिन जब भी ये प्रशिक्षण भार बढ़ाया जाता है तो किसी एथलीट की क्षमता से अधिक हो जाता है, तो उसे इस बढ़े हुए भार के साथ तालमेल बैठाना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि एक ही साथ आपने एक व्यक्ति की क्षमता 20 किलो, आपने 60 किलो बोल दिया, तो एक ही एक नहीं उठा लेगा। ठीक है, उठा भी लेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, तो समय के साथ उसको अडेप्ट करेगा, जिसका परिणाम यह होता है कि उस एथलीट के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। हालांकि ये बढ़ा हुआ भार एथलीट खिलाड़ियों को तुरंत प्रभावित नहीं करता, यानी कि जो भार हमने बढ़ाया है तुरंत प्रभावित नहीं करता, लेकिन समय के साथ प्रभावित करता है। भार सिर्फ मैं वजन के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, भार बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन होता है, कल को 3 घंटा हो गया, ये भी एक क्या भार है। ठीक है, भार को ये नहीं समझना कि सिर्फ मैं वेट की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें सारी चीज़ें की बात कर रहा हूँ जो चीज़ इंक्रीज होती है। जैसे कि आप आज 2 घंटा पढ़ रहे हो, कल आपने 3 घंटा पढ़ लिया, तो आपके लिए क्या, आज के किसी के लिए भार हो सकता है, किसी के लिए नॉर्मल चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये भार जो है तुरंत प्रभावित नहीं करता, लेकिन अगर प्रशिक्षण भार लंबे समय तक अतिभारित रहता है तो ये एथलीट के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि नेगेटिव तरीके से ये प्रभावित करता है। नियमित रूप से अतिभार के साथ प्रशिक्षण करने से अक्सर थकान, खेल में रुचि कम हो जाती है, भूख नहीं लगती, हमें चोट भी लग जाती है, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जैसी चीज़ों को भी कमी हो जाती है, नींद संबंधी विकार हमें उत्पन्न हो जाते हैं। कब होते हैं, जब प्रशिक्षण भार अधिक यानी कि ओवरलोड चीज़ें हो जाती हैं जब। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम अति भार हैं, तो इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखेंगे तो जान लो आपको मुख्य अति भार है। ओके, लेकिन इस चैप्टर में मेनली लोड्स की बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में भार को समझते हुए चलना है। तो फर्स्ट है, मांसपेशियों में लगातार दर्द बना रहेगा, अधिक हृदय दर यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, लगातार थकान आपको महसूस होगी, पूरा दिन आप टायर्ड फील करोगे,
मानसिक थकान हो जाएगी, यानी मेंटली आप डिसेबल्ड हो जाओगे और थके हुए रहोगे, चोट लगने की संभावना आपको अधिक बनेगी और अवसाद जैसे कि डिप्रेशन जैसी चीज़ें पैदा हो जाएंगी। ये तो मुख्य लक्षण थे। अब हम अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अधिभार के परिणाम स्वरूप शरीर में जो सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जैसे कि आपने ओवरलोड कर लिया, ठीक है, अब उसको कैसे कम करना है वो देखते हैं। सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उन्हें अनुकूल कहते हैं। ये प्रक्रिया समय के साथ होती है। आप एक समय पर आप 20 किलो उठाते हो, आज की 1-2 महीने के बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद आप जान लो उस 50 किलो वेट को उठाने में अनुकूल हो जाते हैं, यानी कि आपने उस अवस्था को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, पहले आप कहाँ 20 उठाते तो अब 50 उठाने लगे, यानी कि आपने उसको अपने अंदर अनुकूलित कर लिया, ठीक है, अडेप्ट कर लिया जिसे कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया उस सिचुएशन को। ओके, अब इसके हम प्रकार देखते हैं। तो फर्स्ट है शारीरिक अनुकूलन, मांसपेशी की शक्ति और सहन शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारी मसल्स है उनकी पावर बढ़ जाती है और उनका जो एंड्योरेंस है वो भी बढ़ जाता है। सेकंड है हृदय श्वसन अनुकूलन, ऑक्सीजन उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि हमारा जो हार्ट है ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में फैलाने लग जाता है, जिससे हमारी मसल्स हैं बेहतर होती हैं। तंत्रिका अनुकूलन, समन्वय संतुलन प्रतिक्रिया समय बेहतर होता है। फोर्थ है मनोवैज्ञानिक अनुकूलन। ओके, तो आत्मविश्वास एकाग्रता में वृद्धि होती है, यानी कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा फोकस कंसंट्रेशन सब बढ़ता है। तो सही अनुकूलन से खिलाड़ी का प्रदर्शन स्थायी रूप से सुधरता है, ठीक है, स्थायी रूप से। अतिभार क्या है? जब हम अपनी क्षमता से अधिक ट्रेनिंग करने लग जाएं। अनुकूलन क्या है? जब उस जो अतिभार हुआ है जब हम उसको अपने अंदर महसूस करने, यानी कि अनुकूल हो जाए उसके साथ, यानी कि हमारी आदत बन जाए, हैबिट बन जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं अडेप्टेशन। पहले हमने पढ़ा अतिभार, फिर हमने अडेप्टेशन पढ़ा, अब हम पुनः प्राप्ति पढ़ेंगे। ओके, तो पुनः प्राप्ति वह प्रक्रिया जिसमें शरीर की थकान दूर कर क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है और पहले से अधिक मजबूती देता है। जैसे कि आपने जान लो आप जिम करते हो, 2 घंटा आप जिम करके आए, तो आप क्या करोगे? सो जाओगे, जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। आप अच्छी डाइट लोगे, जिसमें यानी कि बैलेंस डाइट लोगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छा महसूस हो, आपकी सारी मसल्स हैं उनकी मरम्मत हो जाए, जो भी टिश्यूज टूटे हुए हैं वो भी रिपेयर हो जाए, आपने मेंटल को भी, हेल्थ को भी सुधारोगे, ठीक है। ये सब क्या पुनः प्राप्ति है। ऐसे गेम्स में भी होता है, जब हम कोई ट्रेनिंग सेशन से आते हैं उसको रिकवर करते हैं अपनी बॉडी को, तो उसे पुनः प्राप्ति यानी कि रिकवरी कहते हैं। तो वो रिकवरी के हम साधन देख लेते हैं, हम कैसे करते हैं। तो हम पर्याप्त नींद लेते हैं, यानी कि सफिशियंट स्लीप चाहिए हमें 7 से 9 घंटे की। बैलेंस डाइट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तरल जैसी चीज़ें उसमें रहनी चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन में। सक्रिय विश्राम, यानी कि हल्का व्यायाम कर लेना, स्ट्रेचिंग कर लेना है, क्या हम सक्रिय विश्राम। मानसिक विश्राम भी जरूरी है, जैसे कि हम कोई ध्यान कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमारा ब्रेन शांत हो जाए। बिना पुनः प्राप्ति के प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप कितना भी प्रशिक्षण कर लो, अगर आप रिकवरी नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी की, तो आप कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप 4 घंटे 5 घंटे कितना भी जिम कर लो, उसका फायदा जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी बॉडी को रिकवर ही नहीं कर रहे हो। ओके, अच्छी डाइट, अच्छी नींद नहीं दे रहे हो तो क्या ही मतलब। ओके, तो ये कहते हैं रिकवरी। पहले हमने क्या पढ़ा था? अधिभार पढ़ा था, जो क्या देता है हमें? क्षमता देता है, क्षमता बढ़ाता है। अगर वो ना रहे तो प्रगति हमारी रुक जाती है। अनुकूलन क्या कहता है? वो स्थायी सुधार देता है। अगर वो ना रहे तो अस्थिर प्रदर्शन आता है। थर्ड है पुनः प्राप्ति। ये क्या करती है? शरीर की मरम्मत करती है। ये ना रहे तो थकान और चोट लगती है। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। अधिभार जब हम अपने क्षमता से अधिक ट्रेनिंग करते हैं उसको कहते हैं अनुकूलन। जब उस क्षमता जो हम बढ़ाते हैं, जो अधिभार है, उसको जब हम अडेप्ट कर लेते हैं, उसी को अनुकूलन कहते हैं। थर्ड है पुनः प्राप्ति। जब हम अतिभार के बाद, यानी कि जब भी हम ट्रेनिंग सेशन के बाद अपने घर आते हैं, पुनः प्राप्ति करते हैं, यानी कि रिकवरी करते हैं, नींद लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको पुनः प्राप्ति कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपना समझाने की पूरी कोशिश की। एक बार स्लाइड्स को और रीड कर लेना तो आ जाएगा। ओके, तो इसमें से जो मैं बताता हूँ उसको लिख भी लिया करो एक बार। ओके, तो अब हम गरमाने का मतलब होता है वार्म अप और कूल डाउन के प्रकार, विधि, महत्व देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप यानी कि गरमाना देखेंगे। तो इसका अर्थ देखते हैं, किसी भी खेल, व्यायाम या प्रतियोगिता से पहले शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करना। यानी कि ये नहीं तुरंत उठा के जाके 50-60 किलो का डंबल मार देना। पहले हमें धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, फिर हमें खेल करना है। ठीक है, तो जब हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को ही वार्म अप कहते हैं। कई लोग योगा करके करते हैं, कई लोग स्प्रिंट कर लेते हैं, कोई लोग छोटी दौड़ कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, ठीक है, या रस्सा कूद लेते हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, तब वो बड़ी बड़ी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ बहुत सारी मैंने एक्सरसाइज लगा रखी है, जिससे आप गर्दन को टिल्ट कर सकते हो, पीटी कर सकते हो, जो कि स्कूल्स में कराई जाती है।
जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, यानी कि सक्रिय हो जाए, ताकि आप बड़ी सी चीज़ें कर पाओ। नहीं तो आप अगर जाते ही बड़ी बड़ी चीज़ों को करने लग जाओगे तो बॉडी में चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम कुछ प्रकार देखते हैं जिससे हम वार्म अप कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सामान्य गरमाना, जिसे हम जनरल वार्म अप कहते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हल्की सारी गतिविधि कर सकते हैं, जैसे कि दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं। सेकेंड है स्पेसिफिक वार्म अप, जिस खेल का अभ्यास करना हो उसी से संबंधित गतिविधि करना। जैसे कि आप क्रिकेट मैच खेलने गए हो आज, और मैच स्टार्ट होने में 4 से 5 घंटा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रिकेट में थ्रो कर सकते हो, फुटबॉल में फिशिंग पासिंग कर सकते हो, यानी कि छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हो, या आप बैटिंग कर सकते हो थोड़े समय के लिए, ताकि आपकी बॉडी क्या वार्म अप हो जाए, एक्टिव हो जाए। ये नहीं कि गेम में जाती है आप खेलने लग जाओ, तो उसमें बहुत कम संभावना होती है कि आप बेहतर परफॉर्म करोगे और चोट भी लग सकती है। ओके, तो थर्ड है सक्रिय गरमाना, एक्टिव वार्म अप, सुबह द्वारा किए गए व्यायाम जैसे कि स्ट्रेचिंग, स्कैम्पिंग। फोर्थ है निष्क्रिय गरमाना, जिसे हम पैसिव वार्म अप कहते हैं। इसे हम बाहरी साधनों से शरीर को गरमाते हैं, जैसे कि गर्म कपड़े पहन लेना, अपने बॉडी को मालिश करना, या हीटर करना, या हीटर के सामने बैठ जाना। ठीक है, ये क्या है, पैसिव वार्म अप है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस हमें कुछ बाहरी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम गरमाने की विधि देखते हैं। तो हम हल्की दौड़ या जॉगिंग कर सकते हैं, जो कि 5-10 मिनट होगी। जोड़ों को घुमाव क्रिया, जैसे कि गर्दन को घुमाना, कोहनी को घुमाना, घुटने को घुमाना, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव होती है। हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, खेल से संबंधित अभ्यास कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी पीछे स्लाइड में आपको पढ़ाया था। अब हम इसके महत्व देखते हैं। तो मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है, चोट लगने की संभावना कम होती है। हम वार्म अप इसीलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाए हर कोने में। जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। आप नींद से उठते हो तो बॉडी में ऑक्सीजन हर जगह नहीं पहुंच पाती, तो आपको क्या करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है, ताकि सारी चीज़ें एक्टिव हो जाए, सारी मसल, सारी बोन्स एकदम फिट हो जाए। तब आप कोई हेवी वेट हेवी वेट लिफ्टिंग करोगे तो अडेप्ट हो जाएगी बॉडी। ओके, प्रदर्शन क्षमता में सुधार करता है, मानसिक रूप से तैयार करता है, और शरीर में लचक बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही महत्व लिखो। अगर आपको कोई वहाँ पे बैठे हो, अगर आप जिम पर्सन हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता रहती हैं, तो आप अपने से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही स्लाइड्स आपको वहाँ पर छापनी है। ओके, बस आपको समझना है कि ये चीज़ें होती क्या हो, काम कैसे करती हैं। अब नेक्स्ट है कूल डाउन। तो इसका अर्थ देखते हैं, खेल या व्यायाम के बाद शरीर को धीरे धीरे समान अवस्था में लाने की प्रक्रिया ही कूल डाउन यानी कि शीतलीकरण कहलाती है। जैसे कि आपने 2 घंटा ट्रेनिंग सेशन किया, ठीक है, आपने जिम किया या स्पोर्ट्स खेला, उसके बाद आपको अपनी बॉडी को फिर से समान जैसी आप थे वैसी अवस्था में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे आपकी बॉडी पुनः एकदम शांत अवस्था में चली जाए, यानी कि कूल डाउन हो जाए। आपको कोई एक्टिविटी है, समझ लो आपको मैच परफॉर्म करना था, ये मैच परफॉर्म है, उससे पहले आपने क्या किया, वार्म अप किया, ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए और उस खेल को आप खेल लो इजी से। फिर खेल खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, कूल डाउन प्रोसेस करनी है, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। बस यही है। हम खेल के पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, खेल के बाद हम कूल डाउन करते हैं। तो हम इसके प्रकार देखते हैं। तो फर्स्ट है सक्रिय शीतलीकरण, जिसे एक्टिव कूल डाउन कहते हैं। हल्की गतिविधि करते हैं इसमें, जैसे कि धीमी चाल चलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना। ओके, तो ये सक्रिय है। अब हम निष्क्रिय देखते हैं। तो इसमें हम पूर्ण विश्राम करते हैं, जैसे कि लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। अब इसकी हम विधि देखते हैं। तो धीमी गति से चलना चाहिए, गहरी सांस लेना और छोड़ना चाहिए, हल्की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, विश्राम करना चाहिए। ओके, कहीं वर्ड फंबल हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी खत्म कर दूँ, मुझे कहीं जाना भी है। ओके, तो इसका महत्व देखते हैं। ये हमें थकान कम करता है, मांसपेशियों के दर्द से बचाता है, यानी कि मांसपेशियों में दर्द नहीं होता अगर हम कूल डाउन हो जाते हैं। हृदय गति को सामान्य रखता है, शरीर को शीघ्र पुनः स्वस्थ करता है, और अगली गतिविधि के लिए ऊर्जा बनाए रखता है, ठीक है, ताकि आप अगले मैच में बेटर परफॉर्म कर पाओ। इसलिए कूल डाउन की प्रोसेस जरूरी है। अब लास्ट टॉपिक है, ठीक है, क्लास 11 का भी और इस चैप्टर का भी। तो डोपिंग की अवधारणा और इससे होने वाली हानियाँ। तो डोपिंग का अर्थ समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग क्या है। खेलों में डोपिंग का अर्थ है खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं या रसायनों तरीकों का प्रयोग करना, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता, सहन शक्ति या प्रदर्शन कृत्रिम रूप से बढ़ जाए, उसे हम डोपिंग कहते हैं। जैसे कि ओलंपिक है, ओलंपिक में मना किया गया है कि आप कोई दवाई, कोई रसायन, कोई सिरिंज, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते जिससे आप अननेचुरल हो जाओ। ठीक है, अगर आप ऐसी चीज़ों को यूज करोगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा और भविष्य में आप कभी खेल भी ना पाओ। तो यह है डोपिंग। अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम इलीगल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो कि लीगल नहीं, इलीगल है। तो डोपिंग खेल भावना के विरुद्ध मानी जाती है, यानी कि जो डोपिंग है वो फेयर प्ले
के विरुद्ध है। हमेशा जो ओलंपिक है और अन्य गेम संस्थाएं वो क्या कहती हैं, फेयर प्ले करो, लेकिन डोपिंग इस पे एक बाधा लगा देता है। तो इसलिए डोपिंग को मना कर दिया गया। किसके द्वारा मना किया गया है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित, यानी कि मना कर दिया गया है। वाडा के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। ओके, तो ये समझ के चलो कि डोपिंग क्या है, इलीगल प्रोसेस है अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। अब हम डोपिंग के प्रमुख रूप देखते हैं, जैसे कि उत्तेजक द्रव्य। इसमें एम्फेटामिन, कोकीन जैसी चीज़ों का यूज करते हैं ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी और सतर्कता बढ़ जाए। ठीक है। सेकेंड है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिससे हम अपनी मांसपेशी यानी कि हमारी मसल्स का शेप एंड साइज बढ़ जाता है और उसकी शक्तियाँ भी बढ़ जाती है। थर्ड है हार्मोनल डोपिंग। इसमें हम ईपीओ और ग्रोथ हार्मोन जैसी चीज़ों का इंटेक करते हैं ताकि हमारा जो हार्मोनल है वो ग्रोथ हो पाए। फोर्थ है नार्कोटिक्स और पेन किलर्स का यूज करना, जिससे हमारा दर्द है वो छुप जाए। दर्द तो सारे प्लेयर्स को होता है। अगर कोई एक प्लेयर दर्द को छुपाने के लिए पेन किलर्स ले लेगा तो वो क्या अननेचुरल कर रहा है। ठीक है, सब तो दर्द के साथ खेल रहे हो, कोई बिना दर्द के साथ खेल रहा है। ओके, तो क्या है, अननेचुरल चीज़ें हैं। फिफ्थ है रक्त डोपिंग। जब हम आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ा देते हैं अपनी ब्लड में, तभी ब्लड डोपिंग मानी जाती है। जैसे आपका मैच 1 घंटे बाद आपने आरबीसी की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी अपने ब्लड में। जब आरबीसी अधिक होगा तो ऑक्सीजन अधिक ग्रहण करेगा। अधिक ऑक्सीजन आपकी मसल जो है जब अधिक ऑक्सीजन पाएंगी तो अधिक स्ट्रेंथ देंगी आपको, यानी कि अधिक शक्ति और इंड्योरेंस मिलेगा आपको, जिससे आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए आरबीसी की ब्लड डोपिंग बंद कर दिया गया, यानी कि बैन है। आप ब्लड डोपिंग नहीं कर सकते। अगर आप ब्लड डोपिंग करोगे तो आप इलीगल प्रोसेस में जा रहे हो, जिसके कारण आपके ऊपर बैन लग सकता है। ओके, तो रक्त डोपिंग आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, मैं सिंपल फिर बताता हूँ रक्त डोपिंग क्या है। जब आपने ब्लड में आरबीसी की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लो ताकि आपका गेम्स अच्छा हो। ओके, अब इससे होने वाली कुछ हानियाँ हैं वो देखते हैं। जैसे कि शारीरिक हानि, हमें हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें हो जाएंगी। लीवर और किडनी का नुकसान होगा ही। हार्मोनल असंतुलन भी आ जाएगा। ठीक, कई लोग पुरुषों में बांझपन यानी कि नपुंसक बन जाते हैं, महिलाओं में मासिक धर्म विकार भी आ जाता है। ठीक है, एक गेम को खेलने के लिए आप अपनी बॉडी को गंवा दोगे एक तरीके से। मांसपेशी और हड्डियों की स्थायी क्षति हो जाती है। मानसिक हानि देखते हैं, चिड़चिड़ापन और अकारात्मकता आ जाती है, अवसाद और चिंता आ जाता है, नशे की लत लग जाती है, निर्णय यानी कि हमारी डिसीजन क्वालिटी भी खराब हो जाती है। ओके, थर्ड है खेल संबंधी हानियां। प्रतियोगिता से अयोग्यता आती है, यानी कि डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा। जब आप डोपिंग करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है, और आपके ऊपर बैन भी लग जाए, और जो पदक और रिकॉर्ड है वो भी रद्द किया जाए। ठीक है, ये मान लो कि आप 10 साल से बेहतर परफॉर्म कर रहे, 11वें साल में आपने डोपिंग कर ली तो आपका 10 साल का करियर भी गया जो भी आपने विनिंग की थी। ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आपने उसको भी ऐसे हासिल किया है। आपका करियर खत्म हो जाएगा। खेल की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ जाएगा, यानी कि जैसे कि ओलंपिक है, इसमें किसी ने डोपिंग कर ली तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे क्या ओलंपिक जो है विश्वसनीय है? जाहिर सी बात है, ओलंपिक जैसी संस्था पर क्वेश्चन उठ जाएगा तो खत्म है फिर उसका करियर भी। ओके, फोर्थ है सामाजिक एवं नैतिक हानियाँ। अनुचित प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो डोपिंग करके खेल रहा है, एक नेचुरल तरीके से खेल रहा है, तो डोपिंग वाला जीत जाएगा, जिससे अनुचित प्रतिस्पर्धा, यानी कि अच्छा प्रतिस्पर्धा नहीं मिल रहा है, ना तो फेयर प्ले मिल रहा है। ओके, युवाओं पर गलत प्रभाव मिलेगा, यानी कि जो युवा हैं जो उनको इस तरह बनने सोच रहे हैं, जो खेल में या किसी स्पोर्ट्स में कुछ करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर क्या गलत प्रभाव पड़ेगा। वो भी बोलेंगे डोपिंग करके जब हम पा सकते हैं तो हम क्यों डेली अपने शरीर को तोड़ने की इतना प्रैक्टिस क्यों करें। ओके, खेल भावना का ह्रास हो जाएगा और समाज पर नकारात्मक संदेश पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये जो भी वन शॉट मैंने बनाया था ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और भी जो बहुत सारे चैनल है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर क्वेश्चन चैनल पर पढ़ा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि हम क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी ऊपर नीचे हो उसको एडजस्ट कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।